तो मुझे लगता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री का ये पहला नोटिफिकेशन ऐसा होगा जिसे देख करके आपको एक्साइटमेंट कम और डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा फील हुई होगी। अगर आपने अब तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये रिसेंटली 1500 लोकल ऑफिसर वाला नोटिफिकेशन देख लिया है तो आप जानते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार जो वैकेंसीज़ है उसको स्टेट वाइज में डिवाइड कर दिया है। और स्टेट वाइज जो ये वैकेंसी निकली है ना, ये है तो 1500 पर हर स्टेट में बहुत ही कम है। और ख़ासकर मैं जब बात करूँ नॉर्थ इंडियंस की, तो नॉर्थ इंडिया में तो ये वैकेंसी ऑलमोस्ट नहीं ही है। हालांकि जॉब एस्पिरेंट्स को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। करेंटली काफ़ी सारी और भी वैकेंसीज़ जैसे नेशनल इंश्योरेंस की रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च हुई। इसके अलावा आप प्राइवेट बैंक्स की भी जॉब अगर देखते हैं तो उसमें भी बैंकिंग प्रोग्राम्स भी रेगुलरली नए नए अपडेट्स लेकर के आते ही रहते हैं। और काफ़ी सारे अप्रेंटिस प्रोग्राम भी गवर्नमेंट अब लेकर के आ रही है। तो देखो जॉब्स तो आएंगी, है ना। 2024-25 काफ़ी जॉब से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वाकई में इस बार ठान लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसके तहत वो अलग अलग तरह के अप्रेंटिसशिप लाने की कोशिश कर रही है या प्राइवेट कंपनियों से बात करके अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में खोजबीन करके वैकेंसीज़ को ले करके आ रही है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं। तो ना आप ज़्यादातर गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे, NAPS की साइट्स पे, है ना, अप्रेंटिसशिप इंडिया की साइट पर अपडेटेड रहिए, तो आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज़ कंटिन्यूसली देखने को मिलती रहेगी। चलिए फिलहाल हम यूनियन बैंक के इस प्रोग्राम को, यानी कि इस लोकल बैंक ऑफिसर वाले प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो कोई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में निकली है ये जॉब, और जो पोस्ट का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर। जो स्केल है उसका नाम है JMGS, यानी कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। अब देखो ये जो तुम्हें सैलरी दिख रही है ना, ये बेसिक स्केल है, तो 48,480 अराउंड ये आपका बेसिक सैलरी रहेगी। और इसके ऊपर जो अलाउंसेस आपको मिलते हैं 15%, 10%, चाइल्ड अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये सारे इसमें और क्लब हो जाएंगे, है ना। तो लगभग ये PO के आसपास की सैलरी बनेगी। 1500 टोटल वैकेंसीज़ हैं, लेकिन ना केवल 10 स्टेट्स में ही ये निकली हैं। और जो मेन स्टेट है ना वो साउथ के मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, कि आंध्र प्रदेश में निकली है, आसाम में निकली है, गुजरात में निकली है, कर्नाटका में निकली है, केरला में निकली है, मुंबई है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है ना। तो अब ये सारे जो स्टेट वाइज निकलने का एक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पस है, क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा किया। देखो तो ऐसा है ना कि जो क्रीमी लेयर, एक तरह से ये कह सकते हैं हम, जो ने अच्छे वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब वो IBPS का या RRB का क्लर्क देते हैं ना, तो वो बड़ी आसानी से अच्छे वाले स्टूडेंट्स जो अच्छी सिटी से या जिनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्राप्त हैं, यानी कि मोस्टली नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं, वो आसानी से बैंकिंग प्रोग्राम को क्रैक कर लेते हैं। बिकॉज जो मोस्टली कोचिंग्स वगैरह चलती हैं ना, वो मेट्रो सिटीज़ में चलती हैं या अच्छी सिटीज़ में चलती हैं। तो और वो ज़्यादातर जो नॉर्थ इंडियंस है ना, वो वेल डेवलप्ड एरिया में आते हैं। ये मेरा एक अजम्पशन है ना। तो वो क्या होता है, UP बिहार के लोग काफ़ी ज़्यादा तैयारी करते हैं और वो उस जॉब को क्रैक भी कर लेते हैं। फिर लेकिन क्या होता है कि फिर वो जब बैंक को ज्वाइन कर लेते हैं, वो 4 साल बाद, 5 साल बाद ना ट्राई करने लगते हैं किस चीज़ के लिए, कि जल्दी से जल्दी उनको किसी तरह से ट्रांसफ़र मिल जाए, है ना। तो अब जब वो ट्रांसफ़र का हल्ला मचाते हैं तो क्या समस्या आती है कि जो लोकल का व्यक्ति है उसे जॉब भी नहीं मिली, और दूसरे किसी बाहर के यानी दूसरे स्टेट के पर्सन ने आके जॉब भी ले ली, और अब वो ट्रांसफ़र के लिए पीछे पड़ गया है। तो ना ये एक थोड़ी जो इशू था, इसको रिजॉल्व करने के लिए, प्लस स्टेट लेवल पे जो लोकल लेवल पर जो बेरोज़गारी ख़त्म करने का जो गवर्नमेंट ने सोचा होगा, या मतलब लगा होगा कि हाँ इस लेवल पे भी हमें काम करना चाहिए। तो इसलिए अब जो काफ़ी सारी वैकेंसीज ना आप स्टेट लेवल पर डिवाइडेड देखोगे, जहाँ पर आपको डोमिसाइल दे करके, यानी कि अपना एड्रेस प्रूफ दे करके ही वैकेंसी भरनी होती है। अब इसमें ना एक बेनिफिट आपको अच्छा मिल जाता है कि जैसे अगर आप UP से हो, तो आप सोच रहे हो कि आपको 1500 सीट्स पर फाइट करना है, तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है, एक अच्छा नंबर है तो हो सकता है कि इसमें मेरा निकल जाए। बट ना जब आप इसको स्टेट वाइज डिवाइड कर देते हो ना, तो आपको दिख जाता है कि भाई UP में सिर्फ 200-250 सीट्स हैं, और UP इतना बड़ा है। अगर एस्पिरेंट्स की बात करें तो इसमें मोर देन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरह से एस्पिरेंट्स होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि मेरा एवरेज नंबर कितना बैठेगा, यानी कि मैं कितनी लेवल पर फाइट करूँगा। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना बेटर भी हुआ है कि लोकल लेवल पर थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ेगा। जो लोकल के लोग हैं उनको भी काम मिलेगा, प्लस जो लोग ट्रांसफ़र के लिए परेशान रहते हैं वो भी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इस चीज़ को। प्लस क्या बोलते हैं, अपना जो
क्या था कि बहुत ज़्यादा यूपी बिहार से जो लोग फॉर्म भरते थे और अपना पैसा काफ़ी वेस्ट करते थे, तैयारी किए जा रहे हैं, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, तो उनको भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा कि भाई सारे फॉर्म नहीं भरने हैं, और थोड़ा बहुत अच्छे से तैयारी करके ही भरना है ना। हर फॉर्म को अब भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वैकेंसी और जो कंपटीशन लेवल है ना स्टेट लेवल पे आ गया और ये काफ़ी अब टफ हो गया है। तो अब अच्छे से प्रिपरेशन करके ही एग्ज़ाम निकलेगा, तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग सोचते थे कि जैसे 5 साल से 10 साल से तैयारी किए जा रहे हैं, या पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, या कुछ और दूसरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फॉर्म भर दे रहे हैं कि भैया 2000 वैकेंसी निकली, 10,000 वैकेंसी निकली, चलो तुक्के में क्या पता निकल ही जाए। तो अब ना ये चीज़ डिवाइड होकर के ना थोड़ा सा लोग खुद से अवॉइड करेंगे और समझ जाएंगे कि भाई पैसा अब वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपने स्टेट का जो लेवल पे डिवीज़न देख लिया कि जो 1500 वैकेंसीज हैं किस तरीके से डिवाइड हुई हैं, है ना। तो आपकी स्टेट नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप वीडियो को यहाँ पर क्विट कर सकते हो और वीडियो को ना बस एक लाइक मार के छोड़ देना, जिससे कि जिस एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो है कम से कम उस तक पहुंच जाएगी, है ना। वीडियो का एल्गोरिदम अच्छा होगा। तो अब एक बार शेड्यूल डेट की बात कर लेते हैं। तो देखो 24 तारीख को ये आउट हुआ था, है ना, और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है वो नवंबर की 13 तारीख है। और लोकल ऑफिसर जॉब के लिए ना एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो वो 20 है मिनिमम और 30 है मैक्सिमम, यानी कि इस में आपकी एज फॉल करनी चाहिए। और एज के लिए जो क्राइटेरिया के डेट लिया जाएगा ना वो 1/10 रहेगा, है ना, यानी कि 1 अक्टूबर इसकी डेट मानी जाएगी। तो अगर 1 अक्टूबर को आप 20 साल के हो गए हो या फिर 30 साल की एज के अंदर हो तो अच्छी बात है कि आपका काम चल जाएगा इससे। अब एक बार बात कर लेते हैं कि बैचलर की डिग्री सिर्फ चाहिए, यानी कि जो एजुकेशन है ना ये भी काफ़ी कम रखी है। तो एजुकेशन ये है, ग्रेजुएशन अगर है तो भैया आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये प्रोग्राम ना लगभग पीओ प्रोग्राम के बराबर ही है, और इसमें जो काम करना होता है ना वो लगभग सिमिलर टू पीओ होता है, मतलब किसी भी डेस्क पर कहीं भी काम हो सकता है ना। हालांकि बैंकिंग में बहुत ज़्यादा काम में डिफरेंस तो होता ही नहीं है, कुछ एज रिलैक्सेशन भी है तो वो अपने लेवल पे आप लोग देख लेना, है ना। तो ये एज रिलैक्सेशन हो गए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेन जो हमारा पर्पस है यहाँ पर वो एक बार हम सिलेबस को देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को थोड़ा इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह पढ़ के एंड करेंगे। तो बात करते हैं प्रोविजन पीरियड की। तो देखो प्रोविजन पीरियड ना 2 ईयर्स का माना गया है, और ये 2 साल जो कब से जुड़े जाएंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग ऑफ सर्विसेज। अब सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड और एक चीज़ है। अभी सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड क्या है, देखो काफ़ी सारे मैंने बताया ना कि कुछ दूसरे स्टेट के लोग आकर के किसी दूसरी स्टेट में आके ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि नहीं यार ये जॉब मेरे लायक है नहीं, या ये एरिया मुझे सूट नहीं कर रहा है ये, तो इस केस में क्या होता है वो छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। तो ना बैंक ने एक क्या रखा हुआ है, सर्विस बॉन्ड पीरियड रखा हुआ है। अब ये सर्विस बॉन्ड पीरियड जो है मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स है, मतलब यानी कि 3 साल आपको बैंक के साथ काम करना पड़ेगा। इन केस अगर आप 3 साल से पहले छोड़ना चाहते हो ना तो 2 लाख रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस यानी कि जीएसटी 2 लाख प्लस 18% जीएसटी आपको और पे करना पड़ेगा। अब ये कितना हो गया 18, यानी कि 2,36,000 रुपये आपको लगभग पे करने पड़ेंगे अगर आप 3 साल से पहले ये जॉब छोड़ते हो। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि आपकी जो कट ऑफ बनेगी या स्कोरिंग फाइनल स्कोरिंग बनेगी वो एग्ज़ाम प्लस आपका इंटरव्यू दोनों की मिला करके होगी। लेकिन इसको भी डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ कि पहला तो है कि देखो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसके ना 80% मार्क्स रहेंगे, है ना, 80% इसका क्राइटेरिया होगा और बाकी 20% इसमें इंटरव्यू और प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या तुम्हारा सिलेबस रहेगा, तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस रहेगा, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। इंग्लिश लैंग्वेज का एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम और होगा। अब वो क्या है, एक तो लेटर लिखने को आएगा और एक एस्से लिखना होगा, है ना। एक और एक चीज़ है कि अगर आप अपनी स्टेट में पढ़े लिखे नहीं है, हो सकता है कि आप वहाँ के रहने वाले हो, आपका डोमिसाइल वहाँ का हो, लेकिन हो सकता है आप किसी दूसरी स्टेट में रहे हो, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 10th-12th यानी कि आपकी जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स है ना उसमें आपने अपनी रीजनल लैंग्वेज का एग्ज़ाम दिया हो। अगर आपने दिया है तो आप क्या कहते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि LPT से बच जाएंगे, अदरवाइज़ आपको LPT भी देना पड़ेगा। अब LPT क्या है, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा बेसिकली। तो ये एग्ज़ाम भी आसान है, हालांकि अगर आप अपनी स्टेट से पढ़े हैं तो ऑब्वियसली आपकी 10th-12th की मार्कशीट में वो रहता है, तो उसमें आपको इशू आएगा नहीं। तो ये हो गया आपका रिटन। अब इसके बाद हम ज़रा इंटरव्यू की ओर बात कर लेते हैं। तो जिस LPT की मैं बात कर रहा था वो ये LPT यहाँ पर है, इसकी कंडीशन मैंने आपको वर्बली बता ही दिया, आप आराम से चाहो तो पढ़ लेना, है ना, ये 10th-12th वाली। उसके बाद आ गया पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो
तो देखो अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया तो रिटर्न का बनेगा पहला एक क्वालिफाइंग लिस्ट। अभी जो क्वालिफाइंग लिस्ट है ना वो 1:3 रहेगी, यानी कि अगर जैसे हमारे पास यहाँ 1500 वैकेंसीज़ की रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पर 45 यानी कि 4500 वैकेंसीज टोटल, यानी 4500 स्टूडेंट्स को लगभग कॉल करेंगे। अब वो 4500 स्टूडेंट जो आएंगे ना, वो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक सीट पर 2 और वेटिंग एक्स्ट्रा रखी गई है। तो 4500 लोग कॉल किए जाएंगे काहे के लिए? पर्सनल इंटरव्यू के लिए। अब इस पर्सनल इंटरव्यू को ना जब आप फेस करोगे तो उसके बाद इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो वेटेज रखते हैं 20% प्लस आपका 80% जो है वो आपका रिटन का है। तो ये दोनों मिला करके 100% आपका फाइनल का स्कोर बनेगा, है ना। अब इस फाइनल के स्कोर को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया जाएगा, है ना, और उसके बेस पर मेरिट डिक्लेयर होगी। तो अभी इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।